हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय महिला स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म संजय महिला पर। तो दोस्तों, लाइव क्लास शुरू हो गई है। सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार क्लास को शेयर कर दो। फिर चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, कि केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है। केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा हमारे पास है? ओणम, पोंगल, लोसा और गणेश उत्सव। तो दोस्तों, केरल का प्रमुख त्योहार है वो आपका कौन सा होगा? ओणम। जिसने भी ओणम या ए जो आंसर दिया है उसका बिल्कुल राइट होगा। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है, याद रखना। केरल में ये 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है दोस्तों ये त्योहार। और ओणम त्योहार है ये कब आता है? तो जो मलयालम जो आपका कैलेंडर होता है, कैलेंडर, उसके अंदर एक महीना होता है चिंगम। उस महीने के अंदर ये त्योहार आता है आपका। त्योहार ये क्यों मनाते हैं? तो याद रखना, ओणम के अंदर, ओणम या केरल के अंदर राजा हुए थे और उन राजा का जो नाम था वो था महाबली। ये असुर थे। महाबली नाम के राजा हुए थे असुर। हालांकि महाबली है, इनका शासनकाल बहुत अच्छा था, प्रजा इनसे बहुत ज्यादा खुश थी। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई पीड़ा, कोई दुख इनके शासनकाल में प्रजा को नहीं देखने पड़े। लेकिन इन असुरों से घृणा कौन करने लगे? देवता करने लगे। तो देवता क्या करते हैं? इन महाबली हैं जो केरल के अंदर भगवान से भी ज्यादा पूजे जाने लगे। तब क्या करते हैं ये महाबली हैं, ये क्या करते हैं? अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। जब यज्ञ का आयोजन करवाया तो बताते हैं भगवान पंडित का रूप धारण करके इनके पास दक्षिणा के लिए चले जाते हैं। जब गए तो वो बताते हैं कि इन्होंने दक्षिणा देने के लिए हाँ कि भाई बताओ आपको क्या चाहिए। जो इनके पुरोहित थे जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने मना किया था कि ये आपके साथ किसी प्रकार की चालाकी है, ये आपके साथ कोई ना कोई विश्वासघात करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आज मैं यज्ञ कर रहा हूं तो ये जो कुछ मांगेंगे उनको मिलेगा। फिर क्या होता है दोस्तों, महाबली से भगवान जिन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था, ये क्या करते हैं? इनसे 3 गज जमीन मांगते हैं और बताते हैं कि 3 गज जमीन देने के लिए महाबली ने हाँ कर दी। जब ये 3 गज जमीन नापने के लिए भगवान अपना पूरा अवतार लेते हैं तो बताते हैं कि 3 गज ले ही नहीं पाए। पहले गज में पूरी पृथ्वी लोक को इन्होंने नाप लिया, दूसरी में आकाश को। अब कहा कि तीसरा कहां पर रखो? तो बताते हैं कि महाबली ने अपना सर समर्पित कर दिया कि इसके ऊपर आप रखो। तो भगवान ने सर पर अपना पैर रखा और महाबली पाताल लोक में चले गए। तो बताते हैं कि महाबली है वो पाताल लोक से रवाना होकर 9वें दिन कहां पर पहुंचते हैं? अपनी प्रजा के पास पहुंचते हैं। अपनी प्रजा के बीच में जब ये पहुंचते हैं तो इनकी प्रजा क्या करती है? हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाती है। कौन सा? ओणम। फिर दोस्तों बात करें हम पोंगल की, तो पोंगल जो त्योहार है दोस्तों वो आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का प्रमुख जो त्योहार है दोस्तों आपका वो कौन सा है? आपका पोंगल त्योहार है। याद रखना, पोंगल त्योहार है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर नई फसल के उपलक्ष्य में मनाते हैं। नई फसल के उपलक्ष्य में ये त्योहार आपका यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। जिस प्रकार हम उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं उसी प्रकार दक्षिण भारत में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। और पोंगल त्योहार है ये बताते हैं मुख्यतः 4 स्टेप में मनाया जाता है। पहला जो दिन होता है उस दिन भगवान इंद्र की पूजा, दूसरे दिन भगवान सूर्य की पूजा, तीसरे दिन करते हैं बैल की पूजा और चौथे दिन पूजा नहीं की जाती। इस दिन भैया दूज मनाते हैं। इस दिन कौन सा मनाते हैं? भैया दूज मनाते हैं। ये दिन कौन सा मनाते हैं? तो भैया दूज मनाते हैं। बताते हैं कि पहले दिन क्या होती है? भगवान इंद्र जिन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है, भगवान इंद्र की लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं और अपने घरों की सफाई करते हैं। जो कोई भी कचरा होता है उस कचरे को
साफ करते हैं और उस कचरे को जो चौक होता है, खाली जगह होती है, वहां पर रख देते हैं और शाम को उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। जिस प्रकार हम दीपावली के ऊपर क्या करते हैं, अपना अपना सारा घरों को क्या करना, धुआंसो जाड़ा, ये भी क्या करते हैं, अपने घरों का धुआंसो जाड़ेंगे लोग भी। तो भगवान इंद्र की पूजा करेंगे पहले दिन, दूसरे दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और ये चावल बनाते हैं और चावल रात्रि को खाते हैं और दूसरे दिन सुबह भी चावल को खाते हैं। बैल की पूजा तीसरे दिन की जाती है। इस दिन बैल का श्रृंगार किया जाता है, बैलों की पूजा की जाती है, क्योंकि जो कृषि होती है उस कृषि को उगाने का और कृषि के जो फसल उगाते हैं तो उसमें बैल का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो बैल की इस दिन क्या करेंगे, पूजा करेंगे। भैया लोग इस दिन हाथ पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामनाएं की जाती है। बताते हैं कि बैल से ही इस त्योहार का बहुत घनिष्ठ संबंध है। बताते हैं भगवान शिव थे, भगवान शिव क्या करते हैं, सौरभ लोक से बैल को भेजते हैं। बैल को कहां पर भेजते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं। जब इन्होंने बैल को पृथ्वी पर भेजा तो इन्होंने बैल से के हाथ ये संदेश भिजवाया था कि तुम जाओ पृथ्वी लोक पर और वहां के निवासियों को बोलो कि महीने में एक दिन खाएं और प्रतिदिन तेल से स्नान करें। लेकिन बैल भूख चूक होगी, बैल भूल गया और आकर उन्होंने जो बताया था शिव ने उसके विपरीत बातें किसको बता दी, लोगों को। उन्होंने संदेश दिया बैल ने कि भगवान शिव ने कहा है कि आपको पूरे महीने खाना है और पूरे महीने में सिर्फ एक दिन तेल से स्नान करना है। जब ये संदेश देकर वापस पहुंचे बैल शिव जी के पास तो शिव जी ने कहा तूने गलत संदेश दे दिया। तो कहा कि अब क्या किया जाए महाराज, तो कहा कि अब आपको वापस पृथ्वी लोक पर जाना होगा और पृथ्वी लोक पर जाकर आपको कृषि के अंदर हाथ बटाना होगा। कृषि अपने यहाँ पर क्या करते हैं, बैलों से कृषि जोतते हैं, खेत जो जोतते हैं वो किससे करते हैं, बैलों से। तो कहा कि जाओ, क्योंकि पूरे महीने में खाने के लिए लोगों को क्या चाहिए, अनाज चाहिए, तो आपसे क्या करेंगे, वो खेत अपने जोतेंगे। तो बैल को अपने यहाँ पर भेज देता है और बताते हैं कि इस दिन बैलों की बहुत ज्यादा श्रृंगार किया जाता है। तीसरे दिन, चौथे दिन भैया दूज मनाते हैं। फिर बात करें हम लोसार, तो लोसार दो शब्दों से बना, लो का होता है नया, दूसरा है सार का होता है साल। तो याद रखना नए साल के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं, लोसार। कौन मनाता है, तो ये बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं। कौन मनाता है दोस्तों, बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं। और याद रखना किन क्षेत्रों में मनाते हैं, तो तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इन क्षेत्रों में नए साल के उपलक्ष्य में बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है, लोसार। गणेश उत्सव की बात करें तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर मनाते हैं। और गणेश उत्सव को प्रारंभ किसने किया था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम, तमिलनाडु का प्रमुख पोंगल, लोसार कहाँ का है, तो लद्दाख, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा। गणेश उत्सव कहाँ का, महाराष्ट्र का। प्रारंभ किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर है ना। चले अगले क्वेश्चन की। यह रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहां पर स्थित है। ए में आपके पास मुंबई, ब में दिल्ली, स में कानपुर और द के अंदर अहमदाबाद। तो क्या होगा भाई राइट आंसर, दिल्ली। वेरी गुड, जिसने भी दिल्ली बताया है उसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली में कौन कौन से खेल मैदान है, तो याद रखना इंदिरा गांधी खेल मैदान आपका कहां पर है, दिल्ली में। ध्यानचंद खेल मैदान आपका कहां पर है, दिल्ली के अंदर। नेहरू आपका हो गया। उसके बाद शिवाजी पूछे तो शिवाजी आपका कहां पर है, खेल मैदान आपका कहां पर है, तो दिल्ली के अंदर।
क्वेश्चन आ जाए फिरोज शाह कोटला। कोटला कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला आपका कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका नवीन नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नवीन नाम आपका क्या रख दिया गया? अरुण जेटली खेल मैदान। अरुण जेटली खेल मैदान इसका नवीन नाम कर दिया गया। ये आपके सब कहां पर है? दिल्ली के अंदर रह जाएगा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर, ध्यानचंद खेल मैदान दिल्ली के अंदर, शिवाजी खेल मैदान दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला जिसका वर्तमान नाम क्या रख दिया गया? अरुण जेटली खेल मैदान कहां पर है? दिल्ली के अंदर। बात करें हम मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर आपका वानखेड़े, क्वेश्चन आ जाए कि वानखेड़े खेल मैदान आपका कहां पर है? तो कहां पर है? मुंबई में। ब्रेबॉर्न कहां पर है? तो ब्रेबॉर्न आपका कहां पर है? मुंबई के अंदर। कानपुर के अंदर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क खेल मैदान आपका कहां पर है? तो कहां पर है? कानपुर के अंदर। अहमदाबाद में याद रखना आपका कौन सा है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी खेल मैदान आपका कहां पर है? तो कहां पर है? अहमदाबाद में। और नरेंद्र मोदी आप खेल मैदान है, ये याद रखना विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है? खेल मैदान है। नरेंद्र मोदी की जगह यदि आ जाए मोटेरा खेल मैदान कहां पर है? तो मोटेरा भी आपका कहां पर? अहमदाबाद में। आ जाए आपका कि सरदार पटेल खेल मैदान कहां पर है? तो सरदार पटेल खेल मैदान भी आपका कहां पर है? अहमदाबाद में। रह जाएगा कि नरेंद्र मोदी खेल मैदान विश्व का सबसे बड़ा खेल मैदान कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में। मोटेरा अहमदाबाद, सरदार पटेल अहमदाबाद, ग्रीन पार्क कानपुर के अंदर, ब्रेबॉर्न और वानखेड़े कहां पर? मुंबई। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली, ध्यानचंद खेल मैदान दिल्ली, शिवाजी खेल मैदान दिल्ली, फिरोज शाह कोटला या अरुण जेटली खेल मैदान आपका कहां पर है? दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन क्लियर? चले आगे। एक बार सारा मिलकी शेयर चेक दो, सारा मिलकी शेयर चेक दो। चलते हैं फिर। यह रहा अपना अगला क्वेश्चन कि सैनिक या सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। सैनिक विद्रोह ये बात कर रहा है दोस्तों 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डरफिन और केनिंग। चार ऑप्शन आपके सामने है, कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन और केनिंग। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। चार केनिंग, बिल्कुल जिसने केनिंग 4 नंबर जिसने बताया है उसका बिल्कुल क्या होगा? राइट। बात करें कर्जन की तो याद रखना 1905 के अंदर आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 के अंदर। किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, इन 2 भागों के अंदर बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। पश्चिमी बंगाल था, ये याद रखना, हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल आपका कौन सा था? मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र। पश्चिमी बंगाल की आपकी राजधानी थी कलकत्ता। राजधानी कौन सी थी आपकी? कलकत्ता रखी गई थी। और पूर्वी बंगाल की राजधानी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका यहाँ की क्या रखी गई थी? राजधानी रखी गई थी। जब कर्जन से पूछा गया कि कर्जन से पूछा गया कि भाई आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि बंगाल भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। बंगाल भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और इस पर हम एक साथ नियंत्रण स्थापित नहीं रख सकते, तो हमने बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन वास्तव में इनका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? वो था जो आपकी हिंदू मुस्लिम एकता है, उस एकता को भंग करने के लिए इन्होंने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया। फिर हम बात करें, ये तो क्लियर है। फिर हम बात करें अगले, केनिंग इसका सही। बात करें हम कर्जन आपका हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय
भारत के वायसराय, स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो याद रखना, जब 1885 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उस समय स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्थापना के समय गवर्नर जनरल आपका कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कैनिंग आपका 1857 की क्रांति के समय। क्वेश्चन क्लियर है? डाउट? बिल्कुल क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विश्व के अंदर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी में आपके पास अमेजन, गंगा, नील और वोल्गा है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? कौन सी होगी? करो आंसर। 3, नील नदी। चलो देखते हैं कि कौन सा सही होगा इसका। आप भी जल्दी से कमेंट करो सभी। तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी? नील नदी। कौन सी होगी? नील नदी। नील नदी की हम बात करें तो दोस्तों याद रखना, नील नदी का जो उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। कहां से होता है? विक्टोरिया झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। विक्टोरिया झील याद रखना अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। वहां से इस नदी का क्या होगा? उद्गम होगा। नील नदी है, इसको याद रखना मिस्र का क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नील नदी को। याद रखना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी पर मिस्र के अंदर बांध बना हुआ है। मिस्र में इस नदी पर बांध है और उसका नाम है आसवान बांध। आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। कहां पर? मिस्र के अंदर। और याद रखना, नील की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है ब्लू नील। ब्लू नील इसकी क्या है? सहायक नदी है। रह जाएगा दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील, उद्गम कहां से? विक्टोरिया झील से, जो अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। कहां पर है ये नदी? मिस्र। और मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को। नील नदी पर कौन सा बांध है? तो आसवान बांध बना हुआ है। और ब्लू नील किसकी सहायक नदी है? तो आपकी किसकी है? नील की सहायक नदी है। फिर बात करें अमेजन नदी की, आपके पास नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और बात करें अमेजन की, अमेजन नदी है, इनका उद्गम, अमेजन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इनका उद्गम होता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला से। एंडीज पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। वहां से किस नदी का उद्गम होगा? तो आपकी अमेजन नदी का क्या होगा? उद्गम होगा। करो जल्दी से शेयर कर दो। तो अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से। याद रखना, नदी दक्षिणी अमेरिका और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? अमेजन। किस देश में बहती है? तो मुख्यतः ब्राजील में बहती है। याद रखना, इस नदी में एनाकोंडा सर्प पाया जाता है। एनाकोंडा सर्प इसमें पाया जाता है, इसलिए ब्राजील को क्या कहते हैं? सांपों का देश। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ब्राजील को। उसके बाद याद रखना, इस नदी के किनारे जो घास के मैदान मिलेंगे, घास के मैदान, उन्हें कहा जाता है सेलवास। तो याद रखना, सेलवास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? अमेजन नदी के किनारे। अमेजन नदी के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि विश्व की कुल ऑक्सीजन का लगभग 23% ऑक्सीजन है आपकी, उसका निर्माण कौन करता है? आपका अमेजन नदी के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं
वो करते हैं। तो अमेजन नदी हो जाए रह जाएगा याद कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। कहां से निकलती है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किस देश में मुख्यतः बहती है, ब्राजील में बहती है। और ब्राजील में को सांपों का देश कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस नदी में एनाकोंडा सर्प पाया जाता है। अमेजन नदी के किनारे पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, सेलवास। उसके बाद याद रखना कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन नदी के किनारे पाए जाने वाले पेड़ पौधों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। उसके बाद गंगा की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी, तो अपनी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। और फिर याद रखना अगला क्वेश्चन इससे बनेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। वोल्गा नदी, तो वोल्गा याद रखना यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, वोल्गा। रह जाएगा क्लियर कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील, सबसे बड़ी अमेजन, भारत की सबसे लंबी गंगा, यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा। किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है, चला आगे। ये रहा क्वेश्चन अगला अपना कि भारत में कितने वर्ष बाद जनगणना होती है, ए 10, ब 5, 6, 7, द 4 वर्ष। तो बताओ जल्दी से भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद। यहाँ पर तो 10 बता रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना होगा इसका राइट आंसर, 10, 5, 7 या 4। जिसने भी 10 वर्ष बताया है दोस्तों उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें जनगणना की दोस्तों, तो जनगणना करवाने वाला पहला जो देश था वो दोस्तों आपका था स्वीडन। कौन था, स्वीडन था। बात करें कि दशकीय जनगणना करवाने वाला पहला देश, तो पहला देश वो आपका कौन सा था, तो वो दोस्तों आपका कौन सा था, अमेरिका। कौन सा, अमेरिका। बात करें भारत की, तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो 1872 के अंदर। किसने करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना, तो भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना किसने करवाई थी, तो 1881 के अंदर किसने करवाई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाएगी। किसके द्वारा करवाएगी, लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाएगी। रह जाएगा। और भारत में प्रति 10 वर्ष बाद क्या होती है, जनगणना होती है, इसलिए भारत की जनगणना कौन सी है, दशकीय जनगणना है। बात करें 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। जनसंख्या में बात करें तो अपना भारत है, भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, दूसरा। पहला किसका है, तो जनसंख्या में पहला कौन है आपका, चीन। कौन सा है आपका, चाइना का जनसंख्या के अंदर विश्व के अंदर पहला स्थान है दोस्तों। फिर हालांकि अभी ताजा जो आंकड़े हैं उसमें तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर गई है। जो नवीनतम जो आंकड़े दिखाते हैं कि अपनी कई बार तो ये भी आता है कि भारत जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ दिया, और ये कोई गलत नहीं है कि भारत ने पीछे छोड़ दिया। जिस दिन जनगणना हो गई उस दिन भारत रियल में चाइना को क्या कर देगा, पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के अंदर। तो रह जाएगा यार कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका कि इसरो के प्रमुख कौन है, इसरो के प्रमुख कौन है, इसरो के प्रमुख कौन है, श्री एस सोमनाथ शर्मा, समीर वी कमान, डॉक्टर मनोज सोनी,
और अनिल चौहान। बताओ भाई इसरो के प्रमुख कौन है? इसरो के प्रमुख कौन? तो जिसने भी दोस्तों आंसर ए बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ शर्मा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। या कहें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के प्रमुख कौन है? तो आपके कौन है? एस सोमनाथ। बात करें दोस्तों इसरो की, तो इसरो की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। याद रखना संस्थापक कौन था इसरो का? संस्थापक तो याद रखना दोस्तों डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इसरो के संस्थापक थे। इसीलिए बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो याद रखना कौन है? एस सोमनाथ। फिर बात करें समीर, तो याद रखना दोस्तों ये वर्तमान में डीआरडीओ के क्या है आपके प्रमुख। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। अनिल चौहान की बात करें तो दोस्तों ये हमारे वर्तमान सीडीएस। वर्तमान सीडीएस कौन है? तो आपकी वर्तमान सीडीएस कौन है दोस्तों? अनिल चौहान। डॉक्टर मनोज सैनी की बात करें तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है आपके? डॉक्टर मनोज सोनी। रह जाएगा दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है कि इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो कौन है आपके? एस सोमनाथ शर्मा। पूछे कि इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर, जिसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। उसके बाद याद रखना संस्थापक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। क्वेश्चन आ जाए डीआरडीओ प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में डीआरडीओ के जो प्रमुख है वो आपके कौन है? समीर बी कामन। आ जाए वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो कौन है? अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? अपने विपिन रावत। और दूसरे कौन है? तो कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो ये रहा अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ए में आपके पास है हाइड्रोजन, बी में नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन और डी में हीलियम। तो दोस्तों बताओ जल्दी से कमेंट करके। हाँ नाइट्रोजन, बिल्कुल जिसने बया आंसर बताया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग कितनी? 78% पाई जाती है। कहां पर? वायुमंडल में। याद रखना दो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, एक तो वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर किन गैसों की प्रधानता है? तो वो आपकी कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। या फिर पूछा जाए कि सौरमंडल में किन की है? सौरमंडल में किन की प्रधानता है? तो सौरमंडल के अंदर किन की प्रधानता है याद रखना आप। तो सौरमंडल के अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता कहां पर? तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता आपकी कहां पर है? सौरमंडल के अंदर है। याद रखना ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाएगी? तो 20.95। याद रखना
कि सौर मंडल में हाइड्रोजन कितनी है, लगभग 71%, हीलियम कितनी है, तो ये कितनी है 26.5% के समथिंग रह जाएगा यार। कि वायुमंडल में पूछे तो किन गैसों के प्रधानता, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और पर्सनल एक से पूछे कि सर्वाधिक कौन सी है, तो कौन सी है, नाइट्रोजन। सौरमंडल में सर्वाधिक कौन सी, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल इजी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, जिमी कॉनर्स का संबंध किस खेल से है, जिमी कॉनर्स का संबंध किस खेल से है, जल्दी से करो कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो, बताओ जिमी कॉनर्स का संबंध किस खेल से है। ए में आपके पास है क्रिकेट, बी में फुटबॉल, टेनिस, बॉल। तो जिसने भी टेनिस बताया उसका ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिमी कॉनर्स का संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों, टेनिस से। टेनिस से बात करें तो राफेल नडाल, पूछ लिया है, राफेल नडाल का संबंध किससे है, टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, टेनिस से। महेश भूपति का संबंध किससे है, तो किससे है, टेनिस से। पेस का संबंध किससे है, टेनिस से। क्वेश्चन आ जाए, रोजर फेडरर का संबंध किससे है, टेनिस से। जोकोविच का संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों, टेनिस से। किससे है, टेनिस से। तो क्वेश्चन याद रखना, जिमी कॉनर्स का संबंध किससे है, तो जिमी कॉनर्स का संबंध किससे है, टेनिस से। राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, पेस, रोजर फेडरर, जोकोविच, सेरेना विलियम्स, शारापोवा, नवामी ओसाका, ये सब यहाँ आपके इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं। रह जाएगा यार कि जिमी कॉनर्स का संबंध किससे, तो टेनिस से। बाकी टेनिस के अंदर क्या है, गोल्फ की बात करें तो गोल्फ के अंदर 2-3 नाम याद रखना। एक तो आपका आता है जी मिल्खा, जी मिल्खा का संबंध किससे है, गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है, गोल्फ से। एक विजय सिंह का संबंध किससे है, तो किससे है, गोल्फ से। किससे है दोस्तों, गोल्फ से। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यह रहा क्वेश्चन आपका कि महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया। महाभारत जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था युद्ध, वो युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था, 18 दिन तक चला था। वो कहां पर लड़ा गया था। इसमें ए में कुरुक्षेत्र, ब में पानीपत, स में रूपवास और द में बंगाल। करो जल्दी से आंसर बताओ। वो गणित कोई सो कर दियो ने तो भी खैर नहीं है, वो टूनी में काट दूंगी। जिसने भी ए बताया है उसका बिल्कुल सही होगा। कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। कितने दिन चला था, 18 दिन ये युद्ध चल रहा था। एक तरफ कौन था, कौरव, और एक तरफ कौन थे आपके, पांडव। विजय कौन हुआ था, तो कौन हुआ था आपका, पांडव हुआ था। देखो अपने 3 ग्रंथ, रामायण, महाभारत और भगवत गीता। रामायण हमें सिखाती है हमें क्या करना चाहिए, महाभारत सिखाती है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और भगवत गीता हमें बताती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये युद्ध 18 दिन चला था कौरव और पांडवों के बीच। विजय कौन हुआ था, तो कौन हुआ था, पांडव हुए थे। और वो इनके अंदर 2 प्रमुख थे, एक तरफ कौरवों की तरफ कर्ण और पांडवों की तरफ श्री कृष्ण भगवान। और कहते हैं कि जिंदगी में कुछ हो ना हो लेकिन 2 दोस्त जरूर होने चाहिए, कर्ण और श्री कृष्ण जैसे। श्री कृष्ण जो आपकी तरफ से हथियार ना उठाएं फिर भी आपकी
जीत सुनिश्चित करण जिनको अंजाम की खबर है, सब कुछ गलत है उनको पता है, फिर भी आपके साथ खड़े नहीं। दोस्ती वही होती है जहां आपका नाम आते ही आपका दोस्त, चाहे आप गलत हो या सही हो, उसका आंसर ये होता है हाँ सही है, वही दोस्ती होती है। तो कौरव और पांडवों के बीच आपका कौन सा युद्ध चला था? तो महाभारत का युद्ध चला था। कितने दिन? 18 दिन। पानीपत के इतिहास के अंदर 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 युद्ध हुए थे। फर्स्ट जो युद्ध था वो आपका 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। सेकंड था वो आपका कब हुआ था? 1556। और जो थर्ड था पानीपत का युद्ध वो आपका 1761 में। पहला हुआ था वो आपका कौन था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकंड हुआ था, उसमें एक तरफ आपके अकबर, एक तरफ आपके थे हेमू, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले अंतिम 14वें बादशाह। हेमू मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा। इसमें अकबर की विजय, इसमें बाबर की। लास्ट हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली आपका क्या हुआ था? विजय हुआ था। बात करें रूपवास की, तो रूपवास के अंदर युद्ध हुआ था खानवा भरतपुर का 1527 के अंदर, जो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय। बंगाल के अंदर याद रखना 1757 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी की लड़ाई कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी दोस्तों? बंगाल के अंदर हुई। रह जाएगा याद कि महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र। कितने दिन? 18 दिन। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय याद रखना। पहला 26, दूसरा 1556 के अंदर, तीसरा 1761 के अंदर। फिर बंगाल में कौन सा लड़ा गया? पलासी का लड़ा गया। फिर रूपवास में कौन सा लड़ा गया? तो कौन सा लड़ा गया? खानवा भरतपुर का युद्ध। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए में हिमाचल प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में जम्मू एंड कश्मीर, डी में सिक्किम। जल्दी से आंसर बताओ। हाँ भाई, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में? ना तीन ना करो आप जल्दी से बताओ कमेंट करके। दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है सिक्किम, उसका ये क्या होगा? राइट होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर, और ये याद रखना भारत और तिब्बत के बीच इससे क्या होता है आपका? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इससे क्या होता है आपका? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो भारत और तिब्बत के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख जो मार्ग है वो कौन सा आपका? नाथुला दर्रा है, जो भारत के किस राज्य के अंदर है? सिक्किम के अंदर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके याद रखना रोहतांग दर्रा आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में बनिहाल, बारालाचा दर्रा आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो याद रखना उत्तराखंड में माला दर्रा, नीति दर्रा और लेपुलेख दर्रा आपका कहां पर है? तो लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो याद रखना आपका काराकोरम, जो सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, काराकोरम। फिर बंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा आपका कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये दोस्तों आपके दर्रे हो गए कि सिक्किम में नाथुला दर्रा, जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा कहां पर आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपका याद रखना माना, नीति और लेपुलेख दर्रा आपका कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। फिर रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और एक दर्रा आपका था शिव किला दर्रा कहां पर है? तो शिव किला दर्रा कहां पर है?
हिमाचल प्रदेश जहां से सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया दोस्तों नंबर 10। तो क्लियर है आपका। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। तो जनजाति क्या होती है, जनजाति वो जो हमारी सभ्यता से अलग होकर अपनी सभ्यता अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी अलग वेशभूषा होती है, उनका अलग ही रहन सहन होता है, उनकी अलग ही शब्दावली होती है, उनके अलग ही प्रकार के नृत्य होते हैं, वेशभूषा उनकी अलग होती है, संगीत उनके अलग होते हैं, रीति रिवाज उनके क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान के अंदर मीणा, सहरिया, कथोड़ी, ग्रासिया, सांसी, ये भील, ये जनजाति। तो इनका क्या रहन सहन, इनका व्यवसाय व्यापार सारी चीजें हमसे क्या होती हैं, अलग होती है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपके सामने है लेप्चा, गड्डी, टोडा, गौरव, गौरव नहीं है भाई, ये है, ये होगी आपकी गौरव, खासी और जयंता। लेप्चा, गड्डी, टोडा और गौरव, खासी, जयंतिया जनजाति। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिसने भी गड्डी बताया उसका बिल्कुल ये राइट होगा। याद रखना गड्डी जनजाति है वो धौलाधर, धौलाधर आपकी पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वहां पर जो जनजाति पाई जाती है वो आपकी कौन सी है, गड्डा। लेप्चा जनजाति है दोस्तों, ये आपकी पाई जाती है सिक्किम के अंदर। ये आपकी कहां पर पाई जाएगी, सिक्किम के अंदर। टोडा जनजाति है, ये याद रखना दोस्तों नीलगिरी की, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, पहाड़ियों में पाई जाती है दोस्तों। याद रखना टोडा जनजाति है भैंस पालती है, भैंस पालक जनजाति कौन सी होती है, भैंस खोल। देखो बिना के भैंस और महिलाओं में दो समानता होती है। एक तो कदम बैठेगी भैंस आपकी इच्छा अनुसार उठेगी, एक ब्यूटी पार्लर में गेड़ी लुगाई आपकी इच्छा अनुसार आएगी। दोनों कढ़ाई जल्दी बनी हुई, बहुत वेट करवाती है। तो भैंस पालक जनजाति कौन सी, टोडा। नीलगिरी की पहाड़ियां के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, टोडा। वर्तमान में तो ये लुप्त होने के कगार पर है। फिर आपके गोरो, खासी और जयंतिया जनजाति, ये जनजाति आपकी कहां पर पाई जाएगी, मेघालय के अंदर पाई जाएंगी। कहां पर, मेघालय के अंदर कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो आपकी कौन सी, गौरव, खासी, जयंतिया। और याद रखना ये जो जनजातियां हैं ये यहाँ की मेघालय की पहाड़ियां भी हैं, मेघालय की ये पहाड़ियां भी है, याद रखना। और याद रखना इन पहाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी, वर्षा। वर्षा सबसे ज्यादा गौरव, खासी, जयंतिया इन पहाड़ियों के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी कहां पर होती है, मेघालय। मेघालय का जगह है मासिंगराम, मासिंगराम मेघालय। यहाँ पर विश्व में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा आपकी कहाँ पर होती है विश्व के अंदर, तो कहाँ पर होती है, मासिंगराम मेघालय के अंदर होती है। रह जाएगा याद कौन सा, कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाएगी, गड्डी जनजाति कहाँ पर, धौलाधर पर्वत श्रृंखला के अंदर। लेप्चा जनजाति कहाँ पर, सिक्किम के अंदर। टोडा कहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर पाई जाएगी, प्रमुख भैंस पालक जनजाति होती है। फिर गौरव, खासी, जयंतिया कहाँ पर है, तो मेघालय की जनजातियां। और मेघालय की पहाड़ियों को भी क्या कहा जाता है, गौरव, खासी, जयंतिया कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिंगराम मेघालय है दोस्तों। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, ये क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, कि लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा कहां पर करता है, कि लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा कहां पर करता है। ए में कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट और काठियावाड़। तो लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा कहां पर करता है दोस्तों, जल्दी से आंसर देकर बताओ कहां पर करेगा भाई। लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा कोंकण तट। फिर भी बताओ कमेंट करके भाई कौन सा कहां पर करेगा, लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर करता है, कहां पर करता है दोस्तों, कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल, कोरोमंडल तट याद रखना तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर आपका जो तटीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। और लौटता हुआ मानसून कब लौटता है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। तो ये सबसे ज्यादा तेज गर्जना के साथ सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर करता है, तो कोरोमंडल तट के ऊपर करता है यार ना। मालाबार तट कहाँ पर आपका, तो याद रखना दोस्तों केरल के अंदर मालाबार तट, और मालाबार तट ये यहाँ पर याद रखना। सबसे ज्यादा मछली का क्या होता है, उत्पादन, सबसे ज्यादा मछली उत्पादन किस तट पर होती है, तो किस पर होती है, याद रखना मालाबार तट। कोंकण तट याद रखना गोवा, गोवा का जो तट है वो क्या कहलाएगा, कोंकण तट। काठियावाड़ तट कहाँ पर आपका है, तो याद रखना दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। गुजरात का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है, तो याद रखना क्या कहलाता है, काठियावाड़ तट। कोंकण तट कहाँ पर है, गोवा के अंदर है। मालाबार तट केरल के अंदर। और सर्वाधिक जो मछलियां पकड़ी जाती है वो कहाँ पर पकड़ी जाती है, यहीं पर पकड़ी जाती है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर है, याद रखना। और लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर करेगा, तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में आता कोरोमंडल तट पर करेगा। उसके बाद क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। ए में आपके पास है वितस्ता, ब में अस्किनी, स में प्रूषणी, द में विपासा। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, चार ऑप्शन है, जल्दी सी बताओ भाई। तो याद रखना ना ना कौन सा बताओ, 4 नंबर बिल्कुल सही आपका। कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, विपासा। जिसने भी विपासा बताया, द ऑप्शन बताया है, उसका ये क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। बात करें दोस्तों वितस्ता, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आपका क्या है दोस्तों, अस्किनी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, रोशनी। और आपका व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, विपासा। एक आपकी बच गई पंचनद में, सतलज, सतुरी। ये पंचनद है, ये पांचों किसकी सहायक नदी है, तो पांचों किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। किसकी, सिंधु की सहायक नदियां पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो याद रखना झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, रावी का प्राचीन नाम रोशनी, और व्यास का प्राचीन नाम विपासा, सतलज का प्राचीन नाम सतुरी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन कि पंचशील समझौता कब हुआ, 1966, 1972, 1954, 1960। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पंचशील समझौता कब हुआ। पंचशील समझौता कब हुआ, किनके बीच हुआ, जल्दी से करो, कमेंट करो। क्या होगा, 272 ना 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 ना। दिमाग पर जोर डालो। पंचशील समझौता है, याद रखना कब हुआ था, 1954 के। 1954 में भारत और तिब्बत के बीच कब हुआ था, 1954 के अंदर हुआ था। अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये समझौता किया गया। पंचशील नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 5 नियम बनाए थे कि 5 नियमों के ऊपर हम एक दूसरे देश का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। पंचशील समझौता सही चल रहा था, लेकिन हुआ क्या था 1959 के अंदर। 1959 के अंदर जो तिब्बत का दलाई लामा था वो क्या कर देता है, चीन का विरोध कर देता, और चीनियों ने इन बौद्ध वालों को पूरी तरीके से पीटा, मारा। तो ये शरण के लिए कहां पर आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। और फिर जो ये आपके चाइना वाले हैं, ये अपना जो भारत को क्या करते हैं, इसका दोषी ठहराते हैं कि आपने क्या किया है, इनको शरण दी है। उसके बाद ही भारत के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। 1962 में भारत और चाइना युद्ध होता है। तो क्यों हुआ था, 1959 में बौद्ध जो गुरु था उनको भारत वालों ने क्या दे दी थी, शरण दी थी। फिर बात करें 1966 की, तो 1966 के अंदर का कौन सा समझौता हुआ था, 1966 के अंदर दोस्तों हम बात करें
कि 1966 के अंदर कौन सा समझौता हुआ, तो इस समय हुआ था ताशकंद। ताशकंद समझौता कब हुआ, तो ताशकंद समझौता आपका कब हुआ, 1966 में। ताशकंद समझौते किसने करवाया था, तो सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ के राष्ट्रपति उस टाइम पर थे राष्ट्रपति कोसिजिन की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। उसके बाद याद रखना इस समझौते में क्या हुआ था, इस समझौते के अंदर 4 से 10 फरवरी के बीच ये समझौता चला था, और समझौते में हुआ था कि 25 फरवरी तक दोनों देश हैं अपनी जो पहले जगह थी वापिस उन्हीं जगह के ऊपर वापिस चले जाएंगे। समझौता हुआ। समझौते के बाद बताते हैं कि जैसे कि 10 फरवरी को समझौता होता है, समझौते के एक दिन बाद 11 फरवरी को ताशकंद समझौते से वापस लौटते समय लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 11 फरवरी 1966 के अंदर। 1972 के अंदर दोस्तों हुआ था आपका शिमला समझौता। शिमला समझौता कब होता है, तो दोस्तों शिमला समझौता आपका कब होता है, तो शिमला समझौता कब होता है दोस्तों, आपका 1972 के अंदर होता है। किसके बीच होता है, एक तरफ अपना भारत था, एक तरफ पाकिस्तान। भारत का उस टाइम पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाकिस्तान के जुल्फिकार भुट्टो। यहाँ पर ताशकंद में अपने ओर से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की ओर से कौन थे, तो पाकिस्तान के इंडिया के अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे LBS लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान के थे वो आपके कौन थे, अयूब खान। कौन थे, अयूब खान। फिर बात करें 1960 में, 1960 में PL 480 समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था ये, तो ये किसके बीच हुआ था, भारत और USA के बीच। किसके बीच, भारत और USA के बीच हुआ था। इसमें 4 साल का भारत और USA के बीच में क्या हुआ था, करार हुआ। उसके बाद दोस्तों रह जाएगा ये क्वेश्चन तो याद कि पंचशील समझौता कब हुआ, तो पंचशील कब होता है, 1954 के अंदर। फिर ताशकंद कब हुआ, 1966 में। शिमला कब हुआ, 1972 में। PL 480 समझौता कब हुआ, तो कब हुआ, 1960। तो याद रखना दोस्तों, समझौता और कौन सा कब हुआ, या कौन कौन सा किन देशों के साथ हुआ, या भारत की ओर से कौन था, पाकिस्तान की ओर से कौन था। अक्सर ये क्वेश्चन आपके लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो लिख लेना इनको। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। संविधान की कौन सी अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, पहली, 8वीं, 7वीं, 12वीं। जल्दी से बताओ, दो, 8वीं। आपका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करो। तो 8वीं बिल्कुल इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा, 8वीं अनुसूची अपनी वो किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों का क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किसमें है, तो संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख पहली में। संघ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 राज्य भारत के अंदर वर्तमान में कितने हैं, 28। कितने, 28। 8वीं में भाषाओं से संबंधित है, याद रखना। मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा था, 14 को। लेकिन वर्तमान में कितने को है, तो वर्तमान के अंदर कितने को है, तो 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, याद रखना। और भाषाओं का उल्लेख किस भाग में है, तो भाषाओं का उल्लेख भाग 17 के अंदर उल्लेख किसमें है, तो संविधान के किस भाग में है, राष्ट्रीय भाषा, भाग 17। 7वीं अनुसूची याद रखना आपकी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख कहां पर है, तो इनका उल्लेख कहां पर है आपका 7वीं अनुसूची के अंदर। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों है नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो दोस्तों आपकी कौन सी होगी, 12वीं अनुसूची। ये दोस्तों अनुसूची याद रखना, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8वीं अनुसूची इसमें भाषाओं का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची संघ
राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ पर है? 7वीं अनुसूची में। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? 12वीं अनुसूची है। ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।